हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 है। क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, आपका केमिस्ट्री है, उसमें जो सॉल्यूशन नामक चैप्टर है आपका, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आपका, परासरण तथा परासरण दाब। क्या है? परासरण तथा परासरण दाब। तो हम आज उसी को पढ़ने वाले हैं कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। इसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जो कि आपके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से क्या है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये 100% है कि आपको परासरण और परासरण दाब से कहते हैं संपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि परासरण तथा परासरण दाब कैसे किसे। चलिए देखिए, समझते हैं परासरण क्या होता है। सबसे पहले परासरण जानेंगे तभी तो परासरण का समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि परासरण क्या होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, क्या है, एक पात्र है। इस पात्र में हमने क्या भर रखा है, जल डाल रखा है। क्या डाल रखा है? जल। इसमें क्या है, केवल और केवल क्या है, केवल जल है। क्या है? केवल जल है। जिसे जल क्या होता है आपका, विलायक होता है। तो केवल जल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। क्या बोलेंगे? शुद्ध विलायक। इसमें क्या है, केवल जल है, ये क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध विलायक। और एक समान दूसरा पात्र लेंगे, समान डेंसिटी वाला, जिसकी क्षमता क्या हो, सेम इसी के बराबर हो। समान पात्र लेंगे जिसमें क्या डाला गया है, जिसमें क्या डाला गया है, कोई सॉल्वेंट, कोई सॉल्यूट डाला गया है। अर्थात ये क्या है, हमारा विलेय है। क्या है ये? विलेय है, जिसमें क्या है, विलेय और विलायक दोनों। जिसमें क्या है, विलेय और विलायक दोनों। तो देखिए दो पात्र हो गए। एक में हमने रखा केवल जल, जिसको शुद्ध विलायक बोलेंगे। दूसरे में क्या रखा गया, विलेय और विलायक रखा गया, जिसे क्या बोलेंगे, विलेय। इसमें क्या हो गया, मान लेते हैं हम लोग क्या मिलाया गया, मान लेते हैं कि NaCl है और जल है। तो जल में क्या घोला गया है, नमक घोला गया है। मान लेते कि जल में नमक घोला गया है। और इन दोनों पात्रों को हम क्या करते हैं, इन दोनों पात्रों को एक लाइन द्वारा, ऐसे पाइप द्वारा जोड़ देते हैं और बीच में लगा देंगे। क्या इस बीच में क्या लगा देंगे, एक अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा देंगे, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देंगे। तो देखिएगा, दो हमारे पास कंटेनर ए और कंटेनर बी, दो कंटेनर है जिसमें क्या भरा गया है, एक में केवल जल भरा गया है अर्थात विलायक भरा गया है, एक में जल और नमक दोनों मिलाया गया है अर्थात विलेय है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों है। और बीच में क्या लगा दिया गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई। क्या लगा दी गई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, एक बहुत हल्की सी क्या होती है, पतली सी परत होती है, जिससे केवल क्या होते हैं, विलायक के कण पास करते हैं, जबकि विलेय के कण क्या होते हैं, पास नहीं कर पाते हैं। अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसा जाल है, ये मान लीजिए क्या है, एक जाल है, एक पतला सा जाल है, जिससे क्या होता है, विलायक के कण तो पार करते हैं, विलायक के कण क्या होंगे, इस झिल्ली को पार कर जाएंगे, जबकि जो विलेय है उसके जो कण होंगे वो पार इसे नहीं कर पाएंगे। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है, जो कि कहाँ मिलेगी, जंतुओं के शरीर पर मिलती है। तो क्या होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, पतली सी झिल्ली है, जिससे विलायक के कण अर्थात जल के कण तो पार कर जाएंगे, लेकिन विलेय अर्थात NaCl अर्थात नमक के जो कण होंगे वो इसे पार नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेटअप। ये क्या हो गया, हमारा सेटअप। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी पहले हम बात समझते हैं, उसके बाद इसे क्या करेंगे, इस चीज को समझेंगे। चलिए देखिएगा, हमारे पास यहां ध्यान दीजिएगा, दो पात्र हैं, एक पात्र ए है
दूसरा पात्र क्या है, बी है। दूसरा पात्र क्या है, बी है। और दोनों में क्या भरे गए हैं, जल भरे गए हैं। क्या भरे गए हैं, जल भरे गए। एक में क्या है, जल पूरा भरा है और दूसरे में जल क्या है, दूसरे में जल कम भरा है। अब इन दोनों को क्या किया जाए, एक पाइप द्वारा जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, एक पाइप द्वारा जोड़ दिया जाए। दो हमारे पास टंकी है, टंकी ए, टंकी बी। एक टंकी पूरी की पूरी भरी है जल से और दूसरी टंकी आधी भरी है। यदि हम दोनों को कर दें, एक पाइप से जोड़ दें तो क्या होगा, तो बताइएगा। ये दोनों टंकियों को हम आपस में जोड़ दें, किसी पाइप के द्वारा जोड़ दें तो क्या होगा, कौन सी घटना होगी। तो आप सब लोग जानते हैं कि जिस टंकी में पानी ज्यादा होगा, जिस टंकी में पानी ज्यादा होगा वहां से पानी क्या होगा, कम वाली टंकी की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये बात समझ रहे हैं कि जिस टंकी में पानी ज्यादा होगा उस टंकी से पानी किधर जाएगा, कम वाली टंकी में जाएगा। कहा जाएगा, देखिए इसमें ज्यादा है, टंकी ए में ज्यादा है और टंकी बी में पानी की मात्रा क्या है, कम है। तो टंकी ए से पानी क्या होगा, टंकी बी में जाएगा, इस पाइप के माध्यम से क्या होगा, जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए हमने क्या बताया, यदि दो टंकियां हैं, एक टंकी क्या है, फुल है, पानी से भरी पड़ी है और एक टंकी आधी भरी पड़ी है। तो जब हम दोनों को एक ही पाइप से ज्वाइन कर देते हैं तो जिस टंकी में पानी ज्यादा होता है उसमें से क्या होता है, पानी जिधर पानी कम होता है उसकी तरफ पानी क्या होता है, गमन करता है। क्या करता है, पानी उस टंकी की तरफ जाता है जिसमें क्या होता है, पानी ज्यादा होता है वहां से, और जिसमें पानी कम होता है उसकी तरफ जाता है। ये बात आप जानते हैं, ये बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही है समझ में, तो आप अपने घरों पर छोटा सा प्रयोग करके दे सकते हैं कि 2 गिलास ले लीजिए और दोनों को पाइप से जोड़ दीजिए और एक को फुल कर दीजिए, एक को हाफ कर दीजिए। तो देखेंगे जब तक ये दोनों पानी आपस में बराबर ना हो जाए तब तक पानी क्या होता है, ज्यादा वाले से कम की तरफ जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। ये आपका जो जल है अधिक से कम की तरफ जाता है। कोई भी वस्तु है जहां अधिक होगी वह कम की तरफ विस्तार करेगी। क्या होगी, जो वस्तु ज्यादा होगी वह कम की तरफ फैलेगी। तो यहां क्या हो गया, पानी ज्यादा है इस टंकी ए में तो क्या होगा, बी की तरफ जाएगा। अब यही चीज हमें क्या करना है, यहां समझना है। देखिएगा जो हमारे पास ए है, ए में जल की मात्रा हम 100 ml मानते हैं। ए में जल की मात्रा क्या मानते हैं, 100 ml मानते हैं। जो टंकी नंबर ए है इसमें कितना हमने मान लिया, 100 ml मान लिया। इसमें देखिए 100 ml में केवल क्या है, जल है। केवल क्या है, जल है। यदि इधर देखा जाए इसमें भी हमने कितना मान लिया, 100 ml है। जो विलयन की मात्रा है वो कितना है, 100 ml है। इधर केवल 100 ml जल ही है, लेकिन इधर जो विलयन है वो कितना है, 100 ml है। आप बताइएगा यदि कोई विलयन है तो इस विलयन में विलय होगा कि नहीं होगा, विलय होगा कि नहीं होगा, तभी तो विलयन बनेगा। बिना विलय और विलय के विलयन कैसे बन सकता है। यदि हम मान लें कि विलय की मात्रा 10 है, 10 ml ही मान लें, क्या मान लें, 10 ml ही मान लें। तो यदि विलय की मात्रा 10 ml है तो विलायक की मात्रा कितनी होगी, बताइए। यदि विलय की मात्रा 10 ml है तो विलायक की मात्रा कितनी होगी। सिंपल सी बात है, विलायक की मात्रा कितनी होगी, 90 ml होगी। क्योंकि संपूर्ण कितना है, टोटल कितना है, 100 है। 10 ml यदि विलय है तो 90 विलायक होगा। क्या होगा, 90 विलायक होगा। तो यहां देखेंगे कंटेनर ए में जल कितना हो गया, 100 ml। कंटेनर बी में जल कितना हो गया, 90 ml। क्या हो गया, 90 ml। तो बताइएगा किसमें ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कंटेनर ए में। क्यों, क्योंकि कंटेनर बी में 10 ml NaCl भी मिला हुआ है। 10 ml क्या है, आपका विलय भी मिला हुआ है। तो यहां जो ए वाला है, ए वाले में जल की मात्रा ज्यादा है अपेक्षाकृत बी वाले की। तो जो जल ए ज्यादा है तो ये क्या करेगा, बी की तरफ जाए, क्या होगा, बी की तरफ गमन करेगा। जो ए के जल होंगे तो इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके, इसमें चले जाएंगे, बी में चले जाएंगे। तो यही जो प्रोसेस हो रहा है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली को विलायक जो है पार करके विलयन में जा रहा है। किसमें जा रहा है, विलायक
अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में जा रहा है, इसी घटना को हम क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। अर्थात कह सकते हैं जो शुद्ध विलायक है इसका गमन किसकी तरफ हो रहा है, विलयन की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा कम है, अर्थात जो विलायक है उसकी मात्रा कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अधिक से कम की तरफ जल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जब जल क्या हो, विलायक से विलयन की तरफ जाए, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। तो आई होप कि आपको परासरण किसे कहते हैं समझ में आया होगा। यहां देखेंगे इधर क्या है, जो हमारा विलय की मात्रा 10 ml है, जबकि इधर 0 है, तो विलय भी इधर से इधर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो केवल जल के कणों को अर्थात विलाय के कणों को जाने देती है, विलय के कणों को नहीं जाने देती है, इसलिए विलय इधर से इधर नहीं आता है। तो आई होप कि आपको परासरण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए परासरण की परिभाषा क्या हो, तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। तो कम सांद्रता, ये देखिए विलायक है, विलायक में कुछ मिलाया ही नहीं गया है, इसकी सांद्रता तो 0 होगी, कह सकते हैं एकदम कम सांद्रता होगी, लेकिन इस विलयन में क्या है, विलय मिला है, इसकी कुछ ना कुछ सांद्रता होगी। तो कहां से जा रहा है, विलायक से, तो विलायक क्या है, कम सांद्रता होगी, इसकी सांद्रता क्या होगी, कम सांद्रता होगी, और जो विलयन है, विलयन में विलय मिला है, सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा होगी। तो कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रताओं की तरफ, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। तो आई हो कि परासरण की घटना क्या होती है आपको समझ में आ गई हो। यदि परासरण समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं परासरण दाब किसे कहते हैं। चलिए अब देखें कि परासरण दाब क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलिए मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक छोटी सी टंकी है। क्या है, एक छोटी सी टंकी है। क्या है, छोटी सी टंकी है। अब ये टंकी क्या है, पानी से भरी पड़ी है, पानी से भरी पड़ी है। तो टंकी में क्या है, टंकी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, जबकि इसकी साइड में इधर पानी नहीं है, इधर मात्रा क्या है, कम है। विलायक की मात्रा यहाँ कम है, यहाँ क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, टंकी में ज्यादा है, उसके चारों तरफ क्या है, विलायक है ही नहीं, कम है। यदि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक छिद्र कर देते हैं, एक छिद्र कर दिया, तो छिद्र करने के फलस्वरूप क्या होता है, देखते होंगे आप, यहाँ से जल निकलता है। क्या निकलता है, जल निकलने लगता है। तो टंकी से क्या हुआ, जल निकलने लगा। तो आप बताइए कि जब टंकी से क्या होता है, जल निकलने लगता है, तो हम क्या करते हैं, या आप होंगे तो आप क्या करेंगे। कोई पात्र है, पात्र में क्या है, विलायक भरा पड़ा है, और उसके चारों तरफ विलायक है ही नहीं, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ छिद्र कर दिया। अब छिद्र से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। तो आप बताइए आप क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, अपनी फिंगर से या किसी के माध्यम से यहाँ बल लगाकर इस छिद्र को क्या करते हैं, बंद करते हैं। क्या लगाते हैं, वहां बल लगाते हैं। बल लगाने का तात्पर्य है कि हम वहां क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। जब यहाँ हम दाब लगाते हैं तो क्या होता है, पानी गिरना बंद हो जाता है, पानी गिरना बंद हो जाता है। तो यही प्रोसेस हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो जल है इधर ज्यादा है, विलयन की तरफ जल की मात्रा कम है। तो क्या हो रहा है, ये जो जल है अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में जा रहा है। अब इसे हम कम करने के लिए क्या करते हैं, विलयन के ऊपर, विलयन वाली सतह पे क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं या दाब लगाते हैं। तो जब दाब लगाते हैं तो ये जो दाब लगता है इसे क्या होता है, जो विलायक है इसे जाने नहीं देता है। क्या होता है, इसे जाने नहीं देता है। हमने बताया ना आपको कि ये कंटेनर हो गया, यहाँ से जल गिरता है, इस छिद्र से जल गिरता है, तो हम फिंगर से क्या लगा देते हैं, ऐसे बल लगा देते हैं। बल लगाने का उस पर दाब लगा देते हैं। जब दाब लगाते हैं तो जल नहीं गिरता है। उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, जब अधिक विलायक से कम विलायक की तरफ जल जा रहा है,
हम क्या करेंगे, कम वाले पे अर्थात विलयन पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे। क्या करेंगे, बल लगाएंगे अर्थात दाब लगाएंगे। जब दाब लगाएंगे तो ये जल है ये इधर नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो उतना ही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परासरण की घटना हो रही है इसे रोकने के लिए लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो जल है, जो विलायक है, जो ये परासरण की घटना घट रही है, इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से दाब लगाते हैं। किस पे दाब लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, विलयन पे। तो विलयन पे क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, जिससे घटना क्या होती है, रुक जाती है। जब घटना रुक जाती है उसी दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको परासरण दाब की जो परिभाषा है उसे लिखते हैं। यदि हमें परासरण दाब को परिभाषित करना है तो कैसे कहेंगे कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को परासरण दाब कहते हैं। अर्थात जो जल, विलायक वाला जल जो जा रहा है विलयन में, उसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, विलयन पे अलग से दाब लगाते हैं। क्या करते हैं, अलग से दाब लगाते हैं। तो ये जो दाब लगाते हैं, इस घटना को यदि रोक देता है तो उसी दाब को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। जो परासरण दाब होता है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, ये जो पाई होता है, जो परासरण दाब होता है, वो सांद्रता के समानुपाती होता है। जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। और जो पाई होता है, जो परासरण दाब होता है, वो परम ताप के भी समानुपाती होता है। तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्रोपोर्शनल टू Ct लिख सकते हैं। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, समानुपाती का साइन हटाते हैं, तो ये क्या लगाते हैं, इक्वल का निशान लगाते हैं, और एक क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, C। तो ये क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू SCT, जहां S क्या है, एक नियतांक है। और इस नियतांक का मान किसके बराबर होता है, जो S का मान किसके बराबर होता है, रिडबर्ग नियतांक के बराबर होता है। तो पाई को हम और क्या लिख सकते हैं, RCT भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, RCT भी लिख सकते हैं। तो जो परासरण दाब हो गया वो क्या हो गया, इक्वल टू RCT। ये जहां R क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, C क्या है आपका सांद्रता है, और T क्या है, परम ताप है। तो ये हो गया आपका पूरा परासरण तथा परासरण दाब। परासरण किसे कहेंगे, A से अर्थात विलायक, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जो विलायक का गमन है। जब विलायक क्या होता है, जो जल होता है, वो अर्ध पारिगम्य झिल्ली को पार करके विलयन में जाता है, उस घटना को बोलते हैं परासरण। और इस परासरण की घटना के लिए, इस परासरण की घटना को रोकने के लिए हम अलग से दाब लगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं, और पाई बराबर क्या होता है, RCT होता है। तो आई होप ये आपको परासरण तथा परासरण दाब की जो घटना है, जो टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।